हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण यादव अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स पे आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो विशुद्ध रूप से भूगोल का टॉपिक है, जिसकी मूल अवधारणा हम कहें कि भूगोल है। लेकिन यह टॉपिक इतना विशेष है, या इसको मैं मानता हूँ इतना रुचिकर है और इतना उपयोगी भी है कि इसका संपूर्ण भारत की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ या भौगोलिक परिस्थिति के साथ साथ आर्थिक रूप से या आर्थिक परिस्थिति पे भी बहुत ही गहरा प्रभाव है, या उसकी बहुत ही हमें या कहें हम उसको एक गहरी सोच देखने को मिलेगी इस टॉपिक के माध्यम से। उस चीज को हम समझते हैं। इस टॉपिक का नाम है, जो लेके हम चलते हैं, हरित क्रांति। ये बिल्कुल ये हम मानेंगे कि जो हरित क्रांति है या जिस चीज का हरित क्रांति में जिक्र करेंगे वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण भारत के लोगों पे, मानवीय पहलू पे भी पूर्ण रूप से लागू होती है या उसको किसी न किसी तरह प्रभावित करती है। आप सब लोगों को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की 60% के लगभग ग्रामीण जो जनसंख्या क्या है वो है ग्रामीण जनसंख्या है। जो आबादी है वो ग्रामीण आबादी है। यहाँ गांव में लोग निवास करते हैं और ग्रामीण आबादी है। ग्रामीण आबादी का लगभग, हम लगभग लेंगे, लगभग हिस्सा कृषि आधारित है। कृषि आधारित है। लेकिन ये बात भी सत्य है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आजादी से और अब तक लगभग 74 वर्षों में, आजादी से लेकर के अब तक लगभग 74 वर्षों में भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। अब हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। यह भी सत्य है कि भारत अनाज का निर्यात करता है, जो पंजाब हरियाणा का या श्रेष्ठ क्वालिटी का, हम कहें उत्तम जिसको कहें अच्छा गेहूं है, वो हम मिडिल ईस्ट कंट्रियों में क्या करते हैं, भेजते हैं, उनको निर्यात करते हैं। और उसी तरह देहरादून का बासमती चावल है, उसका भी हम निर्यात करते हैं। इन सब चीज़ों के पीछे हम एक फैक्ट को देखेंगे, जिससे कि मैं कह रहा हूं कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। एक कमेटी थी, सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार भारत की लगभग 29.6% आबादी बीपीएल लाइन के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे निवास करती है। और 29% आबादी का मतलब होता है लगभग 35 करोड़ आदमी। लगभग हम इसको लेंगे 35 करोड़ नागरिक। कितने नागरिक? 35 करोड़ नागरिक। 35 करोड़ नागरिक बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे निवास करते हैं। इस कारण से वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे निवास करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो 2 टाइम का खाना नहीं खाते। और वो लोग 2 टाइम का खाना नहीं खाते, इसलिए हम अपने खाद्यान्न का जो है निर्यात करते हैं। अगर वो लोग भी खाना खाएं तो आप वस्तु स्थिति को समझ सकते हैं। ये तो इसकी हरित क्रांति की कुछ पृष्ठभूमि हो गई। अब हरित क्रांति की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे। हरित क्रांति की हमें आवश्यकता तब पड़ी या तब महसूस हुई, ये 1962 और 64, सन 1962, 62 और 64 भारत में क्या हुआ, भयंकर अकाल आया। भारत में
भयंकर अकाल की स्थिति बन गई। भारत में अकाल आया भयंकर। तो भारत में अकाल आया तो भूखमरी के कारण, उस टाइम भूखमरी के कारण हमारे बहुत सी जानें गई या जान माल का बहुत नुकसान हुआ। जान का कहेंगे, भूख के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। और भूख के कारण मृत्यु हुई तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को लगा कि हमें खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होना है। उस समय पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सोचा कि हमें इस कार्य को करना चाहिए या हमें खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। और हमारी उस टाइम की उत्पादन क्षमता थी खाद्यान्न की, वो थी, हम मोटे तौर पे लेते हैं, हम गेहूं का उत्पादन करते थे 12 मिलियन टन। हम गेहूं का 12 मिलियन टन उत्पादन करते थे, और जो कि हमारी आबादी के लिए पर्याप्त नहीं था। और लगभग गेहूं का हम 10 मिलियन टन हम आयात करते थे। हम क्या करते थे? आयात करते थे। और आयात किससे करते थे? हम आयात करते थे यूएसए से, अमेरिका से। और जो आयात करते थे हम, वो एक समझौता था या एक एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट को कहते हैं PL 48, PL 480। PL 480 एग्रीमेंट के तहत हम 10 मिलियन टन गेहूं का आयात करते थे, लगभग आधा। और आयात तो करते ही करते थे, हम अमेरिका पे ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि साहब हमारी जो आबादी है वो राइस ईटर है, चावल ज़्यादा खाती है, आप चावल का उत्पादन कीजिए। और अमेरिका इस बात को, या हम कहें कि हमारी इस बात को इग्नोर कर रहा था या बार बार उसको टालने की कोशिश कर रहा था। इसका कारण था कि अमेरिका की जलवायु इसके अनुकूल नहीं थी। उसी टाइम दो घटनाक्रम होते हैं जो हरित क्रांति की नींव को रखते हैं, या हरित क्रांति को भारत में लागू करने के, या भारत में हरित क्रांति की नींव रखने का हम ये कहें कि तात्कालिक कारण थे। एक कारण था दो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था पैडक ब्रदर्स थे। इन्होंने 1963 के लगभग एक बात बोली या एक बात कही कि 1975 में भारत में माल्थस आ जाएगा। 1975 में भारत में किसका आगमन हो जाएगा? माल्थस का। और माल्थस का मतलब आप समझते हो। और माल्थस को समझने के लिए इसका एक, आज वर्तमान में हम इस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं तो इससे अच्छा एग्जाम्पल मेरे को नहीं मिलेगा। माल्थस को समझने के लिए ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड में हमारी स्थिति माल्थस के सिद्धांत के अनुसार, या माल्थस ने जो सिद्धांत दिया था, माल्थस का सिद्धांत में मोटे तौर पे बताता हूं। उन्होंने सिद्धांत दिया था कि जो हमारे उत्पादन के साधन हैं वो सीधे, या हम कहें कि वो क्रम में प्रगति करते हैं, जैसे 1 2 3 4। और जो और डिजीज है, या जो हमारी क्या लागत लगा लो, या वो उसके गुणांक में बढ़ते हैं कि 2 4 2 4 8 8 4 ऐसे बढ़ते हैं। तो माल्थस का सिद्धांत यह था कि भूखमरी आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही सुदृढ़ तो नहीं थी उस टाइम भी, बिल्कुल ऐसा विकासशील देशों की श्रेणी में था लगभग। तो हम उस चीज को अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे। और उन्होंने इस 1975 में भविष्यवाणी की कि जब माल्थस आएगा तो लगभग भारत की 50% आबादी, भारत की लगभग 50% आबादी इससे प्रभावित होगी, या इससे भारत की आबादी 50% ही रह जाएगी। तो ये बहुत ही सोचने का तथ्य था, जो कि वो अर्थशास्त्री बहुत अच्छे थे, तो भारत सरकार ने उसकी तरफ ध्यान भी दिया। तो नेहरू जी की जो इच्छा थी वो और प्रबल हुई कि हम खाद्यान्न के मामले में अवश्य आत्मनिर्भर होना है। इसी कड़ी में एक घटना और होती है जो हम समझेंगे या उसको लेंगे, थोड़ी रुचिकर है।
1963 में सत्र चल रहा था यूएनओ का सत्र शुरू हुआ, और उस सत्र की शुरुआत में या उस सत्र के दौरान कोई इंटरनेशनल मुद्दा था जिसमें भारत सरकार ने, हम नेहरू जी नहीं बोलेंगे, भारत ने रूस का साथ दिया, यूएसएसआर का साथ दिया। कोई इजराइल का मुद्दा था, यूएसएसआर का साथ दिया। तो जब उसकी सेशन खत्म हुआ और वो लोग रात को डिनर करने लगे, तो एक मिडिल ईस्ट के किसी नेता ने, या हम कहें अमेरिका के किसी नेता ने नेहरू जी पे कटाक्ष कर दिया या कमेंट कर दिया कि साहब, हम खाद्यान्न तो आपको हम उपलब्ध कराते हैं और आप साथ हमेशा यूएसएसआर रूस का देते हो। क्योंकि रूस हमारा बहुत ही अच्छा और पुराना मित्र है, तो इसलिए रूस की तरफ नेचुरली झुकाव कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो नेहरू को ये बात बड़ी चुभी या उनको गलानी महसूस हुई कि ये आदमी हमें ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि हम जो एक अनुबंध है हमारा PL48, इसके तहत इनसे अनाज लेते हैं, इनसे खाद्यान्न लेते हैं, इसलिए ये आदमी ये कटाक्ष कर रहा है। और ये बात भी सच है कि लोकतंत्र का हो या यूएनओ को हो, उसमें एक आदमी के वोट की कीमत एक ही होती है। लेकिन एक मानसिक रूप से देखें या हम समझने के लिए देखें तो देने वाले की बजाय लेने वाला कमजोर होता है। क्योंकि भारत एक लेने वाला राष्ट्र था और यूएसए देने वाला राष्ट्र था, तो हमारी मनोदशा कुछ ऐसे ही थी। तो हम थोड़ा अपने ऊपर लेते हैं कि हमें भविष्य में ज़्यादा अभिलाषी नहीं बनना। भारत चूंकि अभिलाषी नहीं था, तो हम भी सोचते कि हमें ज़्यादा अभिलाषी नहीं बना और हमें किसी का आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। ये थोड़ा विषांतर हो गया, पर मेरे माइंड में आएगा तो मैंने बोल दिया। तो नेहरू जी ने आए वो इंडिया, यूएनओ का सत्र खत्म हुआ, उसके बाद इंडिया आए, और इंडिया आते ही उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, और कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर उन्होंने कहा कि हमें खाद्यान्न के मामले में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होना है, हमें खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होना है। तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। उस समय भारत में कृषि मंत्री थे स्वर्ण सिंह, भारत के कृषि मंत्री थे स्वर्ण सिंह। ये कृषि मंत्री थे, उन्होंने ये प्रस्ताव उनको दिया, क्योंकि नेहरू के अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ये प्रस्ताव उनको दिया स्वर्ण सिंह जी को। तो भारत सरकार ने इस पे कार्य करना शुरू किया। तो उन्होंने एक शोध किया या रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि हमारे यहाँ कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी खामियां हैं। उन खामियों को सबसे पहले दूर करने के लिए हम लोगों को उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। तो सुधार करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम नए बीजों का आयात करते हैं जो इन पुराने बीजों की तुलना में अच्छी पैदावार देंगे। तो इसीलिए उन्होंने नमूने के तौर पे 2 बीजों को प्रयोग में लिया। सर्वप्रथम सबसे पहले हम लेंगे चावल, उन्होंने लिए चावल के बीज। चावल के बीज कहां से लिए? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है मनीला में फिलीपींस में। और दूसरा लिया गेहूं के बीज, ये हमने आयात किए मैक्सिको से। अब हम थोड़ा समझेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे कि चावल और गेहूं के नमूने के रूप में जो बीज लिए, या इस बात को इस तरह समझते हैं कि भारत की कृषि में, और हाँ, जो ये नए बीज लिए इनको कहते थे हाई यील्डिंग वैरायटीज। फिर देखेंगे कि भारत की कृषि में नए बीजों का आगमन हरित क्रांति कहलाता है। भारत की कृषि में नए बीजों का आगमन क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। ये फैक्ट है, हरित क्रांति के पीछे का ये कारण है। अभी हाई यील्डिंग वैरायटीज थे, इससे क्या लाभ होगा, इन लाभों को आज हम देखेंगे, या इनसे हमें क्या लाभ हुआ। इनसे हमें लाभ ये हुआ, एक तो ये बीज कम समय के लिए खेत में रहते हैं। इन बीजों का क्या है कि इनका टाइम ड्यूरेशन जो क्या है, कम है। इन बीजों का टाइम क्या है, कम है। जो पुराने बीज थे, हम परंपरागत बीज थे,
वो हम गेहूं के लेंगे या वीट के लेते हैं। गेहूं के बीज, इनका पकने का समय था 150 दिन, और जो हाई यील्डिंग वेराइटीज थी ये 120 दिन में पक के तैयार हो जाता था। ऐसा ही चावल का था, चावल 90 से 100 दिन में पक करके तैयार हो जाता था। तो इससे अगर ये फसल जल्दी पकती है तो किसान फ्री नहीं रहता। हमारे यहाँ जलवायु जो है वो पूर्ण रूप से मानसूनी नहीं है, और हमारा किसान पूर्ण रूप से मानसून पे आधारित है। मानसून पे आधारित है तो मानसून होने पे ही, या सर्द काल में मावठ होती है तो उस पर आधारित है। होने के कारण जब तक बरसात नहीं होती किसान फ्री होता है। और ये हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं, इनका कारण ये था कि इनका जो फसल चक्र का था ये टाइम ड्यूरेशन कम था। इस वजह से ये खेत में कम समय के लिए रहेंगे, और कम समय के लिए रहेंगे तो किसान एक की बजाय या 2 या 3 फसल करेगा। किसान 2 या 3 फसल पैदा करेगा तो किसान के पास इनकम बढ़ेगी, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेंगे, लोडिंग अनलोडिंग होगी, गांव में रोजगार उत्पन्न होगा। गांव में रोजगार उत्पन्न होगा, मार्केट में जाएगा, मंडी में जाएगा अनाज, वहाँ मंडी में जाएगा तो वहाँ उसका किसान के पास लिक्विड आएगा या पैसे की आय होगी। पैसे की किसान के पास आय होगी, इनकम बढ़ेगी तो किसान आराम की वस्तुएं खरीदेगा, और किसान अपनी छोटी मोटी आराम की वस्तुएं खरीदेगा। इससे लघु रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, या हमके छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था, या हम कहें इकोनॉमी में भी एक रोटेशन होगा, एक रोटेशन टाइप बन जाएगा, और इससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को क्या एक सुधार की ओर ले जाएंगे। तो कुछ एक अर्थशास्त्रियों ने तो इतना भी कहा है कि जो हाई यील्डिंग वेराइटीज है इनका भारत में आना या भारत की कृषि में आना सब समस्याओं का समाधान है। उनके कहने के पीछे का तर्क यही था। एक दूसरा फैक्ट और है, दूसरा फैक्ट ये है कि इन बीजों को बोने के लिए हमें ज़्यादा कोई अनुभव की जरूरत नहीं होती, सिर्फ टाइम का ध्यान रखना है। जैसे कि इसी का ही पैरेलल है, ये टाइम का ध्यान रखता है। पहले जो देसी बीज होते थे उनका हम कृषि में उपयोग करते थे तो उनका टाइम एक कहावत के रूप में बताना चाहूँगा मैं, वो था कि पहले कहते थे अगर दीपावली के बाद बिजाई की तो दिवाला निकल जाएगा, और नए बीजों का ये है अगर दीपावली से पहले बिजाई की तो दिवाला निकल जाएगा। इसका एक भौगोलिक या ज्योग्राफिकल कारण है, उस चीज को समझेंगे। जो ये पुराने बीज थे इनका टाइम ड्यूरेशन था 150 दिन, 150 डे, 150 डेज, 150 दिन में पकते थे। और जो नए बीज आ गए ये पकते हैं 120 दिन में। अब 150 दिन में पकेंगे, इनकी बुआई पहले हो गई तो जनवरी फरवरी में इनमें फल आने लग जाएंगे, फूल आने लग जाएंगे, और उस टाइम तापमान कम रहता है तो इनको नुकसान होगा, तो फसल को नष्ट हो जाएगा। और ये प्रत्यक्ष देखा गया है, जिन किसानों ने शुरू में इसको नहीं माना उसको नुकसान हुआ है। और दीपावली का आगमन अक्टूबर लास्ट में, या अब की बार जैसे हम उदाहरण नवंबर फर्स्ट में होता है, तो उस टाइम इसका ठीक रहता है इसकी बिजाई का। तो इसीलिए कहा है कि अगर नए बीजों को हम दीपावली से पहले लगाएंगे तो क्या है कि तापमान उस समय ज़्यादा रहेगा, तापमान कम रहेगा और वो गेहूँ फसल को नष्ट कर देगा। तो दीपावली के बाद लगाएंगे तो जाके मार्च में थोड़े पकेंगे तो तापमान अप हो जाता है, तो उनकी पकाई अच्छे से हो जाएगी। एक कारण ये है इनका। एक इनका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि समान लागत अनुपात, समान लागत अनुपात के लिए एक टर्म्स यूज करते हैं जिसको कहते हैं न्यूट्रल स्केल। न्यूट्रल स्केल, न्यूट्रल स्केल कह लो, इसको कहें समान लागत अनुपात। ये होता है कि हमारे जो कृषि में मुख्य देखा जाता है वो ये है कि हम जो छोटे किसान होते हैं उनकी उपज बड़े किसानों की तुलना में ज़्यादा होती है पुराने बीज के अनुसार। तो इस वजह से बड़े किसान को नुकसान होता है। और भारत में जो कृषि है वो सब तरह की है, यहाँ छोटे किसान भी हैं, सीमांत किसान भी हैं, लघु भी हैं, बड़े भी हैं। और इन जो बीज थे हाई यील्डिंग वेराइटीज,
इन बीजों का ये था कि इनकी उत्पादक क्षमता पे कोई असर नहीं पड़ता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये प्रभावित नहीं होते, ये बड़े किसान को भी उतना ही लाभ देंगे और छोटे किसान को भी उतना ही लाभ देंगे। तो इनमें समान लागत अनुपात है वो समान रहता है, ये सबसे बड़ा कारण है, ये सबसे मेन कारण कहें। और इसको थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में समान लागत अनुपात जैसे चलता है कि छोटा किसान उसको ज़्यादा उपज या ज़्यादा पैदा, बड़ा किसान उसको कम। और व्यापार के क्षेत्र में देखते हैं तो इसका विपरीत है, बड़ा व्यापार उसमें रोटेशन में होने के बाद, ये व्यापार शुरू होने के बाद उसमें लागत का अनुपात घट जाता है अनुपातिक रूप से, और उत्पादन जो उसका प्रोडक्शन या जो रिड्यूस करता है, जो मनी अर्न करता है, वो ज़्यादा होता है। तो इस बीज हाई यील्डिंग वैरायटी से वो असमानता दूर हो जाएगी। आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे, अगली क्लास में हम लेंगे हरित क्रांति के बारे में सारे फैक्ट्स, भारत के क्रांति में जो हरित क्रांति में भारत के क्षेत्र में जो भी कार्य किया वो सारे फैक्ट्स देखेंगे, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे और हिम्मत मिले, या इसको मैं कहूँ कि मुझे पुनर्बलन मिले, मोटिवेशन मिले। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद, आभार।